बच्चों बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच थी, अचानक से बंद हो गया। लिख लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद में हम आगे करते हैं। बच्चों अभी तो कुछ लैग नहीं है ना? शायद वो टेक्निकल ग्लिच के कारण ही हुआ है अचानक से। लिख लिया बच्चों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा आजकल एग्जाम में आ रहा है, तो उसको हम डिराइव करते हैं। बताइए बेटा, 2n+1 C0, 2n+1 C1 से लेकर 2n+1 C n, 2n+1 C n+1 से लेकर 2n+1 C2n+1, इसका सम कितना होगा बेटा? इसका सम कितना है? 2n+1 C0 से लेकर 2n+1 C2n+1, इसका सम कितना दिख रहा है आपको? देखो बेटा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, NC0 से लेकर NCn तक। NC0 से लेकर NCn तक का सम होता है 2n। तो ये टोटल सम कितना होगा? 2n+1 होगा कि नहीं होगा? बच्चों ये समझ में आया? 2n+1। अच्छा, अब देखिए बेटा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है? NCn-R होता है, ये आपको याद है? NCr इज इक्वल टू होता है NCn-R। तो बेटा देखो, आप इसमें ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है? देखो इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो ये 2n+1 Cn आ जाएगा, और इसमें अप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 2n+1 C0 आ जाएगा। तो यही टर्म आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2n+1 C0, 2n+1 C1 से लेकर 2n+1 Cn, ये आ जाएगा 2n इंटू 2n, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ जा रहा है 2n+1 C0
2n+1 c1 से लेकर 2n+1 cn, ये होता है 2 टू दी पावर 2n। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, एग्जाम पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखना। हाफ टर्म है बेटा, 0 से लेकर n तक। 2n+1 c 0 से लेकर 2n+1 cn तक है, तो इसका आंसर है बेटा 2 टू दी पावर 2n। तो बेटा इसको याद रखना फॉर्मूले को, 2n+1 c0 2n+1 c1 से लेकर 2n+1 cn, ये होता है 2 टू दी पावर 2n। बेटा इसमें देखो, ये आपको समझ में आए वाला फॉर्मूला, nc0 से लेकर ncn तक का सम, nc0 से लेकर ncn तक का सम होता है 2 टू दी पावर n। तो हमारे क्वेश्चन में देखो, 2n+1 क्या है, 2n+1 c0 से लेकर 2n+1 c 2n+1 है कि नहीं है। 2n+1 c0 से लेकर 2n+1 c 2n+1 है, तो आंसर होगा 2 टू दी पावर 2n+1 होगा कि नहीं होगा। अब ये जो आधे टर्म है, ये फर्स्ट हाफ टर्म और लास्ट हाफ टर्म, ये दोनों सेम है। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए लास्ट के जो एन टर्म है, तो फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। यदि आप सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। बच्चों लिख लिया। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा सर्कल।
तो बच्चों ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करिए आप लोग, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लिखिए पहले अपनी कॉपी में लिखिए और उसका ट्राई करके आंसर निकालिए। ये बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को अपनी कॉपी में लिखिए और इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 20 अपनी कॉपी में लिखिए और इसका आंसर निकालिए। हाँ बच्चों पढ़ लिया। क्या कितना एट मोस्ट एन बुक सेलेक्ट करनी है और एट लीस्ट वन सेलेक्ट करनी है, तो इसका आंसर है 63। तो बेटा इसका देखो हमने क्या पढ़ा, 2n+1 C0, 2n+1 C1 से लेकर हमने कितना पढ़ा, 2n+1 CN पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये 2 to the power 2n पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 2n+1 C0 से लेकर C1 से लेकर 2n+1 CN, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 2 to the power 2n। तो बेटा क्वेश्चन में तो हमको ये गिवन है ना, ये 63 है। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? क्वेश्चन में आपको ये 63 गिवन है कि नहीं गिवन है, और ये होता है 1, तो 2 to the power 2n हो गया ना 64, दैट इज 2 to the power 6, तो n कितना होगा 3। बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया?
बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? You have to select at least one book and at most n books. मतलब आपको सिलेक्शन कितनी है, 1 से लेकर n बुक तक करनी है. यू कैन सेलेक्ट 1 बुक और 2 बुक और 3 बुक से लेकर अप टू n बुक. बेटा हमारे पास टोटल बुक्स अवेलेबल है वो है 2n+1. 2n+1 बुक से हमें सिलेक्ट करना है कुछ बुक्स. कितनी बुक सेलेक्ट करनी है, क्वेश्चन में लिखा है एट मोस्ट n बुक सिलेक्ट करनी है और एट लीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करनी है. मतलब 1 से लेकर अप टू n बुक्स तक आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो सिलेक्शन ऑफ 1 बुक और 2 बुक और 3 बुक से लेकर अप टू n बुक्स. इसका आंसर है 63. हाँ बेटा, एट लीस्ट 1 एंड एट मोस्ट n. तो ये लिखा तो है जो मैंने मार्क किया, देखिए जो मैंने ये मार्क किया है यही तो लिखा है, एट लीस्ट 1 से लेकर n तक का सिलेक्शन. बेटा क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिखा है ना, कि आपको कलेक्शन ऑफ 2n+1 बुक्स नहीं लिखा है क्वेश्चन में. टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल कितनी है, 2n+1. देखिए बेटा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं. दिस सेट एस गिवन है हमको, 1 2 3 से लेकर 12 तक है. इज टू बी पार्टीशनड इनटू 3 सेट्स ए बी सी ऑफ इक्वल साइज. अब इसका मीनिंग क्या होता है, पार्टीशनिंग का मीनिंग होता है बेटा, पार्टीशनिंग का मीनिंग बता देता हूँ. इस पार्टीशनिंग का मीनिंग होता है बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 5 है. मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एज वेल एज इन सबका यूनियन सैंपल एस के बराबर होना चाहिए. अथर्व 2n+1 C0 का मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ नथिंग. हमारे पास टोटल 2n+1 थिंग्स बुक्स गिवन है, बट हमने सिलेक्ट एक भी नहीं की है. सिलेक्शन ऑफ नथिंग इज ऑल्सो ए वन वे. ठीक है बेटा, पार्टीशनिंग का मीनिंग ये है. तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस.
तो बेसिकली आपको, हमारे पास में 12 एलिमेंट्स हैं, इसको आपको 3 सेट बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप को फिर एबीसी में अरेंज कर देना, एबीसी अलॉट कर देना। समझ में आया? तो बेसिकली आपके पास में 12 थिंग्स हैं या 12 एलिमेंट्स हैं, और इसको आपको 4 4 के कितने, 3 ग्रुप बनाने, इक्वल साइज लिखा है ना क्वेश्चन में, इक्वल साइज के ग्रुप बनाने। इक्वल साइज का मतलब इक्वल एलिमेंट्स सभी में। तो 12 एलिमेंट्स को आप 4 4 के 3 ग्रुप बना लो। कैसे बनाओगे बेटा? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, होंगे कि नहीं होंगे? ये समझ में आया कि नहीं आया? 12 एलिमेंट्स के हमने 4 4 के 3 ग्रुप बना लिए। अच्छा, फिर 3 ग्रुप को 3 सेट में आप अरेंज कर दो। 3 ग्रुप हैं हमारे पास में और 3 सेट्स हैं, तो 3 ग्रुप को 3 सेट्स में आप अलॉट कर दो, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। तो ये आंसर हो गया। तो 3 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, तो आंसर आ गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब। बेटा 3 ग्रुप है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 3 ग्रुप बना दिए, 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने ये 3 ग्रुप बना दिए, लेकिन इनमें से कौन सा एबीसी है? ये 3 ग्रुप तो हैं, तो कौन सा ग्रुप ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, उसके लिए मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। 3 ग्रुप को 3 सेट्स में अरेंज कर दो, तो ए बी सी, इन पहले इनमें से 3 में से एक सेलेक्ट कर लो, उसे ए दे दो। 3 वे से हम ए सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 वे से बी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 वे से सी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 वेज, 3 फैक्टोरियल वेज। अरे बेटा क्वेश्चन में ही मेंशन है कि 12 थिंग्स को, इस सेट को हमें पार्टीशन करना है। पार्टीशन का मतलब होता है कि उस सेट को इस तरह से 3 सेट बनाने हैं जो जिनका इंटरसेक्शन 5 हो। तो बेसिकली आपको ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग में तो ऑटोमेटिकली कोई कॉमन एलिमेंट तो होता नहीं है, और इक्वल साइज की ग्रुपिंग करनी है। तो आपको 12 एलिमेंट्स है, इसके 4 4 के 3 ग्रुप बना लो, और फिर उसको करस्पॉन्डिंग 3 सेट्स में अलॉट कर दो। अब आपको ये ग्रुपिंग में मैंने सब सिखाया हुआ है कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। अब हम बेटा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, थ्योरी वाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम चालू करेंगे सर्कल। अभिनव बेटा, ये हमने पढ़ा था ग्रुपिंग में, ग्रुपिंग। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। लेट एस इज इक्वल टू लिखा है 1 to 9, करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 से लेकर 9 तक है। फॉर के इक्वल टू 1 to 5, let nk be the number of subsets of S, each containing 5 elements, out of which exactly k are odd। तो यदि n1 लिखा है तो n1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 5 एलिमेंट हैविंग एग्जैक्टली वन ऑड नंबर, मतलब एक ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। देखो सभी के सभी सबसेट्स कितने हैं? सभी के सभी सबसेट्स में 5 एलिमेंट्स हैं। तो n1 का मतलब है कि एक ऑड है, रिमेनिंग 4 इवन है। n2 का मतलब 2 ऑड है, रिमेनिंग 3 इवन है। n3 का मीनिंग क्या है? 3 ऑड है और 2 इवन है। आगे समझ में? बेटा पहले प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट ये है कि समझना उसको। ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एडवांस में आया था 2017 में। एन के क्या लिखा है? एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। सभी में के, सभी में पहले तो 5 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स के नंबर्स ऑड हैं। n1 का मीनिंग क्या है? n1 का मीनिंग, n1 का मीनिंग है कि 1 ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है। आया कि नहीं आया समझ में? n2 का मीनिंग क्या है? n2 का मीनिंग है कि उसमें 2 ऑड नंबर हैं और रिमेनिंग 3 इवन नंबर हैं। तो बताइए, पहले तो आप इवन ऑड अलग से लिख लो। 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हो गए, 2 4 6 8 ये इवन नंबर हो गए। ठीक है, तो n1 कितने होंगे? n1 का मीनिंग क्या है? कितने ऑड नंबर चाहिए आपको बताइए? n1 कितने बनेंगे? n1 का मीनिंग है एक ऑड नंबर है, तो इनमें से 5 ये ऑड नंबर है कि नहीं है? ये 5 ऑड नंबर है कि नहीं है? और ये 4 इवन नंबर्स हैं कि नहीं है? तो 5 में से एक ऑड नंबर सेलेक्ट कर लो, और 4 में से कितने इवन? चारों के चारों, 4 से 4, चारों के चारों इवन नंबर सेलेक्ट कर लो। बच्चों पहले तो ये बताओ n1 समझ में आया कि नहीं आया? एक ऑड नंबर सेलेक्ट कर लो और 4 इवन नंबर सेलेक्ट कर लो, तो बन जाएंगे ना 5 एलिमेंट। टोटल 5 एलिमेंट का सेट बनाना है ना हमको। n2, n2 का मतलब 2 ऑड नंबर चाहिए और 3 इवन नंबर चाहिए। n3, n3 का मतलब क्या? 3 ऑड नंबर चाहिए और 2 इवन नंबर। n4, 4 ऑड नंबर और एक इवन नंबर चाहिए। n5, पांचों के पांचों ऑड नंबर चाहिए, एक भी इवन नंबर नहीं चाहिए। अब बेटा ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना। हाँ बेटा, इसको ऐड करो तो 126 आ जाएगा।
इस इन सभी को ऐड करोगे तो 126 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए बेटा। लेट एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4, find the total number of unordered pairs of disjoint subsets of S. Find the total number of unordered pairs of disjoint subsets of S. अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मीनिंग है बेटा कि यदि ए कॉमा बी है और या बी कॉमा ए है, हम दोनों को सेम ट्रीट करते हैं, दोनों को सेम एज्यूम करते हैं। ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए हो, यदि दोनों को सेम कंसिडर करते हैं, अनऑर्डर्ड में ये हमें सेम कंसिडर करना होता है। बोथ आर सेम, both are same in case of unordered pair। आए समझ में? अनऑर्डर्ड का मतलब होता है ए कॉमा बी हो या बी कॉमा ए हो, बोथ आर सेम। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दोनों में अलग अलग है। ऑर्डरिंग, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डरिंग मैटर करती है जहां पर। तो जैसे 1 कॉमा 2 है या 2 कॉमा 1, जो पॉइंट होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं ना, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो बेटा समझिए, अब देखो इससे हमें सबसेट बनाने, ए और बी दो सबसेट हैं। तो मुझे आप पहले ये बताइए कि वन कोई एलिमेंट की चार पॉसिबिलिटी होंगी कि नहीं होंगी? या तो वो दोनों सबसेट में हो, या तो ए में हो बी में ना हो, बी में हो तो ए में ना हो, या तो दोनों में नहीं हो। यही तो हो सकती ना बच्चों? क्या यही पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, पहले तो आप ये बताइए। किसी भी एलिमेंट की यही पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? आइदर वो दोनों सेट में हो, या फिर ए में हो तो बी में ना हो, बी में हो तो ए में ना हो, या तो दोनों में ना हो। ये होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन में लिखा है डिसजॉइंट सबसेट है। डिसजॉइंट सबसेट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी फाई है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट लिखा है ना, कि हमको मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में नहीं चाहिए हमको। ए और बी में हो जाएगा तो इंटरसेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। यदि कोई एलिमेंट ए में है और बी में है तो इंटरसेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमको ये वाला केस नहीं चाहिए। मतलब एक एलिमेंट के थ्री वेज हैं, ए में होगा तो बी में नहीं होगा, बी में होगा तो ए में नहीं होगा, या तो दोनों में नहीं हो। तो इसी तरह से 2 के लिए रहेगा, इसी तरह से 3 के लिए, इसी तरह से 4 के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर,
सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर निकालना होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ये होंगे 3 to the power 4, दैट इज 81। 3 into 3 into 3, 1 के लिए 3 ways, 2 के लिए 3 ways, 3 के लिए 3 ways, 4 के लिए 3 ways, सभी के लिए 3 ways होंगे। तो बेटा ये याद रखना, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर इसके आधे होते हैं। क्यों आधे होते हैं? क्योंकि ए कॉमा बी, बी कॉमा ए आधे सेम हो जाते हैं ना अनऑर्डर्ड के केस में, तो जस्ट आधे हो जाते हैं। तो इसको याद रखना है, d/2 हो जाते हैं इफ d इज इवन, और d+1/2 होता है इफ d इज ऑड। d मतलब ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 81 + 1/2, दैट इज 41 हो जाएगा। हाँ बेटा, एलिमेंट सेम हो सकते हैं बेटा, 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है। मैं कह रहा हूँ 1,2 और 2,1 इज कंसिडर्ड सेम इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर के केस में बोथ आर डिफरेंट। यदि ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ये और ये अलग अलग हैं, लेकिन यदि अनऑर्डर्ड लिखा है तो ये दोनों सेम कंसिडर करना है। ठीक है, अनऑर्डर्ड के केस में हमको अनऑर्डर्ड के केस में सेम कंसिडर करना होता है, और ऑर्डर्ड के केस में अलग अलग। बेटा एक एक प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद हम सर्कल करेंगे। एक प्रॉब्लम और सर्कल के लिए मैं न्यू लिंक भेजूंगा आपके लिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद ब्रेक। इफ RST R prime numbers and PQ are the positive integers such that LCM of PQ is R square S की पावर 4 T square, then find the total number of ordered pairs PQ, then find the total number of ordered pairs PQ। बच्चों जस्ट मुझे इतना सा बता दीजिए बस, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4, तो बताओ कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका एलसीएम 4 होगा? कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका एलसीएम 4 है? केवल इतना बताइए, क्वेश्चन को पहले हम छोटा सा समझते हैं। पहले मुझे ये बता दीजिए कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका एलसीएम 4 है? ये 4, ये 1, या ये 1 ये 4 हो सकते हैं, ठीक है ना? ये 4 हो, ये 2 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, या ये 4 ये 2, या ये 4 ये 1, ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सो दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया?
एलसीएम 4 इन 4 पॉसिबिलिटी से ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और भी कोई पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रही है? आगे समझ में है? तो बेटा कितने वेज आ रहे हैं एलसीएम, आप समझिए। एल देखो ये 2 का स्क्वायर है, तो पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है? 5 पॉसिबिलिटी। आया कि नहीं आया समझ में? मतलब जो पावर होती है ना उसका डबल प्लस वन वेज होते हैं। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर स्क्वायर एस की पावर टी स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के कितने वेज होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? पी क्यू कितने होंगे बेटा? आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे 5 वेज, एस की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग 9 वेज, टी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग 5 वेज। तो आंसर हो जाएगा 225। सिंपल सी बात है, समझिए आर स्क्वायर कैसे आएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आर स्क्वायर कब आएगा? एक 1 हो जाए, या फिर आर स्क्वायर ये आर हो जाए, या आर स्क्वायर हो जाए। रिवर्स कर सकते हैं, ये आर स्क्वायर ये हो जाए, ये 1 हो जाए, ये आर स्क्वायर हो जाए, ये आर हो जाए। तो ये 5 वेज आ जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो पावर होती है ना उसका डबल प्लस वन वेज आते हैं। जो पावर है उसका डबल प्लस वन वेज आते हैं। बेटा देखो मैंने डिराइव किया है वो सब चीज़ें को। अब मैंने वैल्यू पुट करके डिराइव किया है, आप समझिए उस चीज़ को, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है। 4 से देखो मैंने 4 का कैसे निकाला है, 4 एलसीएम 4 कैसे हो सकता है। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम वे से आर स्क्वायर कैसे हो सकता है, एस की पावर 4 कैसे हो सकता है, आप देख लो, चेक कर लो। ठीक है बेटा। तो ब्रेक है, ब्रेक है। ब्रेक टिल 8:10। ठीक है। और 8:10 को मैं न्यू लिंक भेजूंगा, सो दैट आपको सर्कल को अलग से खोजना नहीं पड़े। तो मैं सर्कल चालू करूंगा आफ्टर द ब्रेक, और मैं न्यू लिंक भेजूंगा आपको आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है बेटा। 8:10 शार्प, 8:10 को मैं आपके ग्रुप में न्यू लिंक भेजूंगा। ठीक है बेटा, लिख लिया सभी लोगों ने? ये लिख लिया सभी लोगों ने? चलो ठीक है फिर, तो बेटा न्यू लिंक भेजता हूँ सर्कल के लिए, एग्जैक्टली 8:10 को। 8:10 के पहले भी आ सकती है। नोट्स अभी नहीं भेज सकते बेटा, नोट्स आफ्टर द क्लास होगा, 9 बजे के बाद ही भेज पाऊंगा।